हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन सेशन में। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सवालों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सवालों को आपको यहाँ पर देखना है और समझना है। चीज़ें आपको खुद ब खुद यहाँ पर आसानी से आ जाएंगी, क्योंकि ये जो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हैं वो आपने जो स्कूल टाइम में अपने पढ़े होंगे उन्हीं पर बेसिस यहाँ पर हमारे रहने वाले हैं। तो आप पहला सवाल है हमारे पास, पंकज का जन्मदिन शिवानी के जन्मदिनों से 5 दिन बाद आता है। यदि शिवानी का जन्मदिन आज से 12 दिन पहले 18 फरवरी 2017 को मनाया गया था तो पंकज का जन्मदिन की तारीख क्या है। हमें यहाँ पर शिवानी के जन्मदिन की तारीख दे रखी है 18 फरवरी और कह रहा है कि पंकज का जन्मदिन शिवानी के 5 दिन बाद आता है। तो आप यहाँ पर आसानी से कर देंगे, शिवानी का जन्मदिन 18 तारीख को है तो 18 के बाद आप 5 दिन ऐड कर देंगे, 19, 20, 21, 22 और 23। तो 23 तारीख को हमारे पास यहाँ पर पंकज का जन्मदिन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 8 दोनों से विभाजित होती हैं। सवालों को क्या करना है हमें, जैसा हमने आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी है। पहले कहाँ पढ़ी है? अपने स्कूल टाइम में, क्योंकि ये जो सवाल है हमारे 9, 10 तक हमारे सबके पास मैथ्स रहता है। तो आपको यहाँ पर उस बेसिस पे आराम से आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि चीज़ें आपको फिर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। करना क्या है, 300 और 1000 के बीच ऐसी संख्या बतानी है जो 7 और 8 दोनों से विभाजित हो जाए। तो पहले तो हम 7 और 8 दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ले लेंगे। तो कैसे लेंगे? 7 और 8 का एलसीएम लेके। तो जब आप 7 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 56 एलसीएम लेने के बाद। तो 56 तो सबसे छोटी संख्या हो गई जो 7 और 8 दोनों से विभाजित होगी। अब हमें कह रहा है 300 और 1000 के बीच, तो 300 के बाद हमें पहला नंबर कौन सा चुनना है जो 56 से डिवाइड हो। तो आपको पता है यदि आप इस 56 में नॉर्मली 5 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाता है 280, जो कि 300 से पहले आ रहा है। यानी कि आप 56 में 6 की गुणा करेंगे तभी वो नंबर 300 के बाद आएगा। तो जब आप 56 गुणा 6 करेंगे तो इस प्रकार आपका आ जाएगा ये 336, जो कि 7 और 8 2 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर बनेगा 300 के बाद वाले अंकों में। तो 336 हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा। तो फिर दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? अब बेसिक सी बात है, आप इस 336 में 56 जोड़ दोगे तो वो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा 392। तो इस प्रकार हमारे ये नंबर चलते रहेंगे यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, 1000 के बीच कह रहा है तो इस 1000 को जब आप 56 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 17 और शेषफल में आ जाएगा आपके पास 48। यानी कि आप कह सकते हो इस 1000 में से यदि आप इस 48 को कम कर दोगे तो वो 56 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या। तो 1000 में से आप 48 को कम करो, आपके पास आ जाएगा 952। तो यानी कि 300 और 1000 के बीच 56 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 336 होगी और लास्ट संख्या हो जाएगी हमारे पास 352। आपको इतना यहाँ पर समझना है। अब ये सीरीज आपको इस प्रकार यहाँ पर दिख रही है तो आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, एपी हमारे पास आ जाती है। तो एपी में क्या हो जाता है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास आ जाता है। अब आपको समझना है ए एन क्या होता है, हमारा अंतिम पद। आप लिखते जाएंगे अपने नोट्स के लिए। तो ए एन होता है हमारा अंतिम पद यानी कि 952। ए होता है हमारा प्रथम पद 336। एन जो कि हमें निकालना है, 7 और 8 दोनों से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है यानी कि एन। एन क्या होता है हमारा पदों की संख्या। तो आप n-1 को इसी प्रकार ब्रैकेट में रहने देंगे। और डी होता है हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा? प्रत्येक पद का। तो आपको पता है सभी पदों के बीच 56 का डिफरेंस आएगा। अब इस प्रकार आप 336 को इधर लेके आएंगे तो 952 में से माइनस हो जाएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 616 बराबर आ जाएगा n-1 और ये 56 आ जाएगा। फिर ये 56 अभी ब्रैकेट में है, गुणा में है, बराबर के इधर जाके 616 के डिवाइड में आ जाएगा। तो 616 को जब मैं 56 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर n-1 बचेगा हमारे पास बस। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 11 बार चला जाएगा। अब यही 11 बराबर n-1 आपको दिख रहा है तो ये माइनस का 1 जब इधर आ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा तो n बराबर हमारा 12 आ जाएगा। 12 कैसे हुआ? माइनस का 1 बराबर के उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बता देंगे वो टोटल पद कितने हैं हमारे पास, 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है हमारे पास, वरुण, आशु तथा रेणु अपने एक कदम में क्रमशः 42, 45 और 40 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं, तो ऐसी न्यूनतम दूरी क्या होगी यदि सभी पूरे एक कदम चले। हमारे पास 3 लोग दिए गए हैं और उनके एक एक कदम में चली गई दूरी यहाँ पर दी गई है 3, 42, 45 और 40। जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाए और ऐसी न्यूनतम दूरी क्या होगी यदि सभी, जब सभी के लिए पूछा जाए, सभी पूरे कदम चले, तो आप डायरेक्ट इन तीनों नंबरों को यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे और आपका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एलसीएम किस प्रकार, जैसे 42, 45 और 40 हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। तो आप एलसीएम लेंगे, पहले 2 से हम शुरू करते हैं, यहाँ पर 21 आ जाएगा, ये 45 रहेगा, ये 20 हो जाएगा। फिर 2 से आप करेंगे 21, 45, यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर आप 2 से करेंगे 21, 45 और ये 5 आ जाएगा। अब 2 के बाद यहाँ पर हमें पता है 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अब इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा कोई, तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 5 रहेगा। फिर 3 से दोबारा होगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 से होगा, फिर ये 7 बचेगा, फिर 7 से होगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, इन सबको गुणा करके आपके पास आएगा 2520 सेंटीमीटर। 2520 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर यहाँ पर होते हैं। तो 2500 मीटर में 2500 सेंटीमीटर दिया गया है, उसे आपको मीटर में बदलना है, तो वो कितने के बराबर होगा, 25 मीटर के। तो बस आपको यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रहा है 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप समझिए फिर से, 2520 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये 2500 सेंटीमीटर है। यदि मैं उसे मीटर में बोलूँगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 मीटर, और साथ में ये 20 सेंटीमीटर और है, तो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारे पास, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु का औसत 17 वर्ष था। उसके बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। वर्तमान में परिवार की आयु का औसत 3 वर्ष पहले जितना ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। काफ़ी बेसिक सा सवाल है। आप यदि इसे चाहें तो बिना पेन चलाए भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ों को बस आपको समझना है। सवाल आया है हमसे औसत वाला, तो आपको सबसे पहले औसत पता होना चाहिए क्या होता है। औसत का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, औसत बराबर कुल आयु बटे जितने वो लोग दिए हुए होंगे, कुल लोगों की संख्या। इस प्रकार आपका औसत का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है। अब हमको पहली लाइन में दिया गया है 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु का औसत 17 वर्ष है। तो अब जो हम अभी कंडीशन में चल रहे हैं वो 3 वर्ष पहले की लेकर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारी जो कंडीशन ये चल रही है 3 वर्ष पहले। अब 3 वर्ष पहले यहाँ पर आपकी कंडीशन कैसे चलेगी, आपके लिए कह रहा है वो 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु का औसत 17 वर्ष था, यानी कि औसत 17 और कुल सदस्य कितने हो जाएंगे 5। तो आप यहाँ पर बता देंगे कि 3 वर्ष पहले उन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी जब ये 5 इधर गुणा में चला जाएगा। तो 5 सदस्यों की कुल आयु आप बताएंगे 5 गुणा 17 यानी कि 85 कब, 3 वर्ष पहले। अब कह रहा है एक बच्चे ने जन्म लिया और औसत जो है 3 वर्ष पहले वाला ही रह गया आज भी, यानी कि 3 वर्ष पहले औसत जो था 17 वर्ष, औसत 17 ही है, परंतु बच्चे ने जन्म ले लिया, यानी कि जो 5 लोग थे अब वो लोग हो चुके हैं 6। तो अब उन 6 की यदि मैं आज आपसे कुल आयु पूछूंगा तो आप कहेंगे औसत गुणा उन लोगों की संख्या, तो वो हो जाएगी हमारे पास 6 गुणा 17, औसत गुणा उन लोगों की संख्या। 6 क्यों लिया, बच्चे का जन्म हो चुका है और आज, तो वर्तमान में उन 6 लोगों की कुल आयु कितनी आ जाएगी आपके पास 102। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से आई, तो इस फॉर्मूले से आई है। यहाँ पर आज वर्तमान के लिए फिर से 17 ही लेंगे, लोगों की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी, तो जब ये 6 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो उन 6 लोगों की कुल आयु आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझना है, अब 6 लोगों की आज में चल रहे हैं, 6 लोगों की कुल आयु 102 है। 3 वर्ष पहले उन 5 सदस्यों की कुल आयु 85 है। अब जब उन 5 सदस्य आज 3 वर्ष बाद
उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो जब हर इंसान 3 वर्ष बाद 3-3 साल बढ़ता है तो वो 5 सदस्य है, तो वो कितने बढ़ रहे होंगे टोटल? 15 साल। तो 85 में आप 15 साल जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा ये 100 वर्ष। ये 100 वर्ष क्या है? 5 सदस्यों की वर्तमान आयु आज की। ये 85 क्या था? 3 साल पहले उन 5 साल की कुल आयु 5 सदस्यों की। तो आपको यहाँ पर यही समझना है। अब ये 100 वर्ष की आ गई उन 5 लोगों की कुल आयु वर्तमान में, और ये 102 क्या आ गई? उन 6 के 6 लोगों की कुल आयु वर्तमान में। तो जब आप 6 लोगों की वर्तमान आयु से 5 लोगों की वर्तमान आयु को यहाँ पर माइनस कर दोगे तो आपको उस बच्चे की आयु यहाँ पर मिल जाएगी। तो 102 माइनस 100 आपके पास कितना हो जाएगा? 2 आंसर। 2 साल उस बच्चे की उम्र यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही। अगला सवाल है हमारे पास, अखिलेश ने 18 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करी। इस दूरी का कुछ हिस्सा उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर तय किया। एक हिस्सा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर पर उसने तय किया। तो उसने साइकिल पर कितनी दूरी तय करी? हमसे पूछ रहा है उसने साइकिल में कितनी दूरी तय करी। टोटल दूरी है 80 किलोमीटर, टोटल समय है 12 घंटे लिए हैं, जिसमें से उसने 80 किलोमीटर की कुछ दूरी उसने साइकिल से तय करी है और कुछ दूरी स्कूटर से तय करी है। तो कितनी दूरी उसने साइकिल से तय करी, हमें सवाल में ये पूछ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर आप साइकिल की कंडीशन लिखेंगे पहले। साइकिल से चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। साइकिल से उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बराबर और दूरी मान लीजिए उसने d तय करी और समय लिया उसने t। इस प्रकार हमारा यहाँ पर आ जाएगा पहली इक्वेशन। फिर अब स्कूटर की बात करेंगे हम। स्कूटर के भी केस में भी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब स्कूटर की चाल कितनी है हमारे पास? 14 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी अब कितनी तय करी? टोटल दूरी 80 है, साइकिल से उसने d दूरी तय करी, तो अब स्कूटर से बची हुई दूरी तय करेगा 80 माइनस d। वहीं टोटल समय उसने 12 घंटे लिया, साइकिल से उसने t समय लिया है, तो अब स्कूटर से बाकी बचा हुआ समय 12 माइनस t आ जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 12, 14 की गुणा दोनों पदों में होगी अंदर, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 14 करके 168 माइनस 14t बराबर 80 माइनस d। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नंबर वाले पद एक साइड ले लेना है और ये जो टी वाले पद हैं ये एक साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 168 माइनस 80 बराबर, अब ये 14t माइनस का बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 14t माइनस d ऐसी रहेगा। अब 168 पर से जब आप 80 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 88 14t माइनस d। अब आपको यहाँ पर d, अब ये t इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास d बराबर 60। इसे आप इस प्रकार लिखेंगे d बराबर 60, और ये d बराबर 60 की वैल्यू को आप यहाँ पर लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 88 बराबर 14t माइनस, अब d की जगह पर मैं ले रहा हूँ 60 इस वाली इक्वेशन से जो हमारी सबसे पहले बनी है। तो ये 14 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8t बराबर 88 आ जाएगा हमारे पास। तो t बराबर हो जाएगा हमारे पास 88 अपॉन 8 यानी कि 11। तो t बराबर तो आ गया 11। आपको दूरी पूछी है ये वाली, तो जब आपके पास t की वैल्यू आ गई 11 वो आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। d बराबर 60 है, t की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 11, तो 6 गुणा 11 ये आ जाएगा हमारे पास 66 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसने साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय करी तो आप बताएंगे 66 किलोमीटर। अगला सवाल है हमारे पास, दिवाकर ने 25 मेज 12,500 रुपये में खरीदी। उसने लागत मूल्य कुल 14 मेजों को बेचकर प्राप्त कर लिया। लाभ प्रतिशत क्या है? एक व्यक्ति है दिवाकर, हमसे कह रहा है उसने 25 मेज खरीदी है कुछ रुपए में, और वही जो उसने रुपए में खरीदी वो उसने 14 मेज बेचकर ही कमा दी है, और हमसे पूछ रहा है यहाँ पर लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस वाला सवाल है। तो 25 मेज जो उसने खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस, 25 मेज का जो सीपी होगा कॉस्ट प्राइस वो किसके बराबर है? 14 मेज जो उसने बेची यानी कि 14 गुणा एसपी। तो सीपी अपॉन ये एसपी को आप सीपी के डिवाइड में ले आएंगे बराबर के इधर आके, और यहाँ पर आ जाएगा आपके 14/25। अब आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू
100। अब यहाँ पर आप एस पी को 25 ले लीजिए और सी पी को 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 14/14 गुणा 100। तो 25 माइनस 14 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 11/14 गुणा 100। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा 1100/14। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 78.57, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 78.57। यहाँ पर आपको यही समझना है 25 जो उसने मेज खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो किसके बराबर है, जो 14 उसने मेज बेच दी यानी कि सेलिंग प्राइस। इस प्रकार आपको प्रॉफिट परसेंट का यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना है और यहाँ पर हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 107 है हमारे पास, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो हमें यहाँ पर बीचों में साइन दिए गए हैं और आगे पे हमें इन दोनों अल्फ़ाबेट के बीच में संबंध बताया गया है। हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। P + S - T। अब यहाँ पर आपको समझना है P + S यानी कि A + B का मतलब है A B की पुत्री है, तो P + S का मतलब क्या होगा, P S की पुत्री होगी। तो P जो होगी पुत्री होगी, किसकी होगी, S की होगी यहाँ पर। उसके बाद S - T, तो माइनस के लिए क्या है, A - B को कह रहा है A B का पिता है, तो S - T का मतलब है S T का पिता हो जाएगा। तो S T का पिता, और आपसे पूछ रहा है P का T से क्या संबंध होगा। अब जब P S की पुत्री है और S T का पिता है, तो यानी कि दोनों भाई बहन हो जाएंगे आपस में। आपको यहाँ पर यही समझना है। अब P का T से संबंध पूछ रहा है, तो P T की यहाँ पर से सीधे बहन हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा। परंतु यहीं पर आपसे T का P से संबंध पूछा होता, इस T का P से संबंध पूछा होता, तो आप कहते निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, P इसकी पुत्री है और ये इसका पिता है, परंतु इस बेचारे का यहाँ पर साइन जेंडर तो हमें पता ही नहीं है। तो आप कहते कि यदि आपसे पूछा जाता T का P से क्या संबंध है या फिर T का S से क्या संबंध है, तो आप यहाँ पर कहते निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें T का पता नहीं है यह महिला है या पुरुष है। तो इस प्रकार इस सवाल में हमसे पूछा था P का संबंध, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी बहन। अगला सवाल है, एक दल 15 दिन के लिए एक यात्रा पर जाता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 5 दिन के बाद 20 लोग दल में शामिल हो जाते हैं, जिससे शेष खाद्य सामग्री 4 दिन पहले समाप्त हो जाती है। दल में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। हमसे यहाँ पर दल में कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है इस सवाल में, बेसिक अपने ये कुछ सवाल जो होते हैं हमारे ऑप्शन से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आपको अपने नॉर्मल वैवाहिक जीवन में इसे लेकर देखना है। एक दल यानी कि आप मान लीजिए आप मित्रों का एक दल है और आप लोग पिकनिक पर या कहीं पर घूमने गए, तो एक दल 15 दिन के लिए आप लोग गए हैं, तो मान लीजिए कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। इस सवाल को आप यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कुल व्यक्तियों की संख्या 29 है। आपको यहाँ पर यही समझना है, जब 29 लोग, मान लीजिए हमारा आंसर 29 है, जब 29 लोग 15 दिन के लिए यात्रा पर जाते हैं, मान लीजिए 29 लोग प्रतिदिन अपने लिए एक रोटी लेते हुए यात्रा पर गए और 15 दिनों के लिए गए, तो आपको यहाँ पर 29 लोग 15 दिन के लिए कितनी सामग्री लेके जाएंगे, तो आप बताएंगे 29 × 15 यानी कि यह आ जाएगा आपका 435। आपको यहाँ पर नॉर्मली इस तरह लेके चलना है, 435 आपका आ जाएगा। अब 5 दिन तक उन 29 लोगों ने रोटियां तो खा ली अपनी 5 दिन की, तो 29 × 5 जब आप करते हैं तो यह आ जाएगा आपके पास 145, यानी कि 145 रोटियां तो ख़त्म हो चुकी हैं। 5 दिन तक उन 29 ही लोगों ने जो दल में गए हैं, जो हमने आंसर माना है, उन्होंने खा दी 145 रोटियां। तो अब आपके पास कितनी रोटियां बची, आप इस 435 में से 145 यहाँ पर घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 290। 15 दिन के लिए खाना लेके गए थे, 5 दिन की रोटियां खत्म हो चुकी है, दिन बचे हैं हमारे पास 10 और रोटियां बची हैं हमारे पास 290। यहाँ पर आपको ये समझना है। अब कह रहा है 5 दिन के बाद 20 लोग और आ गए, यानी कि पहले 29 थे और अब लोग हो चुके हैं 49, 49 लोग हो चुके हैं। और जो वो रोटियां बची हैं
वो 4 दिन पहले ही समाप्त हो गई। दिन कितने बच रहे हैं? 10, और 4 दिन पहले समाप्त हो गई, यानी कि 6 दिन में समाप्त हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर यही समझना है, अगर जो ये लोग हैं इनसे मैं इन 290 को भाग दूंगा और भाग दे के पूरा पूरा 6 आता है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पर। तो 290 को जब आप 49 से भाग देंगे तो पूरा पूरा आपके पास 6 से ये नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन ए तो हमारा हो चुका है यहाँ पर गलत। ऑप्शन बी को हम इसी प्रकार चेक करेंगे, आपको फिर से सेम चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है मैं वो मिटा रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कुल व्यक्तियों की संख्या है 30 इस दल में, यही हमें बताना है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे ले जाएंगे। 30 लोग हैं, अब वो 15 दिन के लिए मैंने कहा 29 की तरह एक एक रोटी ले गए प्रतिदिन, ठीक है। तो वो कितनी रोटियां ले जाएंगे? 30 गुणा 15 आप करेंगे 450 रोटियां वो ले गए अपने साथ। आपको यहाँ पर ये समझना है। अब उन 30 लोगों ने 5 दिन में कितनी रोटियां खा दी? 30 गुणा 5 यानी कि 150 रोटियां खा दी है 5 दिन में। तो अब कितनी रोटियां बची? 150 को आप इससे माइनस करेंगे, 300 आपके पास इस प्रकार आ जाएगा। 300 रोटियां बची हैं और 5 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन के खाने के लिए ये 300 रोटियां बची थी। अब आ गए ये 20 लोग। अब पहले कितने लोग थे? मैंने कहा 30, और ये 20 लोग आ चुके हैं। तो अब कितने लोग हो गए आपके पास? 50। अब फिर से वही, अगर 50 से आप इस 300 को भाग दोगे तो यहाँ पर शेष 6 से पूरा पूरा जाना चाहिए। फिर से 6 से अगर पूरा पूरा नहीं गया तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार समझनी है। तो 300 को आप 50 से भाग दोगे तो ये हमारे पास 6 से पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि उन लोगों की संख्या हो गई 30। 30 क्यों हो गई? क्योंकि ये सारे इक्वेशनों में हमारे पास यहाँ पर फिट बैठ रहा है। कैसे? 30 लोग थे, वो 15 दिन के लिए पिकनिक पर गए और प्रतिदिन वो लोग एक एक रोटी खाते हैं। तो एक दिन में उनकी 30 लग रही है, 15 दिन के लिए वो कितनी ले गए अपनी? 450। 15 गुणा 30 करके आपके पास 450 आ गया। अब 5 दिन तक तो वो 30 लोग खाना खाते रहे प्रतिदिन एक एक के हिसाब से। तो 3 पंजे 15, 150 रोटियां तो वो खा गए 5 दिन में। अब हमारे पास रोटियां बच रही हैं 450 में से 150 कम करके 300 हमारे पास यहाँ पर रोटियां बच गई। अब 20 लोग और आ गए 5 दिन के बाद, और वो खाना उन्होंने 4 दिन पहले ख़त्म कर दिया, यानी कि दिन बचे थे 10 और 4 दिन पहले ख़त्म कर दिया, यानी कि 6 दिन में ख़त्म कर दिया यहाँ पर खाना। तो 20 लोग ये और 30 लोग वो, हो गए हमारे पास टोटल 50 लोग। अब रोटियां बची हुई हमारे पास 300। अब 50 लोग जब उन 300 रोटियों को खाएंगे तो वो 6 दिन तक तो चलेंगी। जब हम 300 से यहाँ पर 50 से हम 300 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार समझना है। तो ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाता है। सवाल काफ़ी बड़ा था, पर अगर आप चीज़ें समझेंगे तो आपको यहाँ पर लिखने के लिए बहुत कम चीज़ें हो जाएंगी। आपको बस अपने वैवाहिक जीवन में लेकर चीज़ों को सोचना है। हर सवाल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बना होता है। अगला सवाल है हमारे पास, एक ही तल में स्थित 8 रेखाओं से अधिकतम कितने त्रिभुज बन जाते हैं? मैथ्स का सवाल है हमारे पास। क्रमचय संचय में हमने पहले यहाँ पर देखा होगा। तो क्रमचय संचय अगर अभी भी किसी को याद ना आए तो इस प्रकार आपको याद आ जाएगा। मैं कहता हूँ 8 रेखाओं से अधिकतम कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो आप बताएंगे। त्रिभुज की होती है हमारे पास 3 भुजाएं और 8 रेखाएं हैं, 8C3। अब बस आपको यहाँ पर 8C3 को खोलना आना चाहिए। कैसे खोलेंगे आप 8C3 को? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये नीचे वाला 3 फैक्टोरियल। बस आपको यहाँ पर यही समझना है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं हम? कोई सा भी नंबर हो, जैसे 3 नंबर है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल, इसका मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कोई सा भी नंबर हो एक एक कम करते करते और गुणा करते करते 1 तक चला जाता है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार समझना है। तो 8 फैक्टोरियल को पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। ऊपर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे रहेगा हमारा 5 फैक्टोरियल गुणा ये 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार आएगा। अब 8 फैक्टोरियल को मैं सिर्फ 5 फैक्टोरियल तक कम करूँगा, जिससे हमारा सवाल लेंथी ना हो। तो आप इसे कहेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। और इस 3 फैक्टोरियल को मैं खोल देता हूँ, 3 गुणा 2 गुणा और 1 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा आंसर वहाँ पर वही आएगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो सेम संख्या आती है। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल यहाँ पर कट जाएगा, 3 गुणा 2 यानी कि 6 आएगा, और उस 6 को हम इस 6 से यहाँ पर काट देंगे।
तो आ जाएगा हमारे पास 8 गुणा 7 56। तो ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है 56 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल है हमारे पास, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ होगा। लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। एक वस्तु है और कह रहा है उस वस्तु को जब मैं 50 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है यदि मैं उस वस्तु को 70 रुपये में बेचूं जितना उस 70 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत हो रहा है। चीज़ें आपको इस प्रकार समझनी है। तो आपको पता है चीज़ें यहाँ पर बेच रहे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस, तो आपको यहाँ पर यही समझना है। तो हमारे पास आ जाता है, पहले हम लिखेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास CP माइनस SP अपॉन 100। यहाँ पर CP आता है, इस प्रकार आप लिख देंगे हानि प्रतिशत का। अब यहाँ पर जो जो आपको दिया हुआ है, CP आपको नहीं दे रखा है, बेच कितने में रहा है 50 में, नीचे CP आ जाएगा इंटू 100। तो इस प्रकार आपकी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी इतनी। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पर आप करेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर SP। प्रॉफिट कब होगा, जब CP कम होगा और SP ज़्यादा होगा। तो SP माइनस CP अपॉन CP, बटे में हमेशा CP रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और इस प्रकार तो अब SP है हमारे पास 70 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा P% और ये आ जाएगा हमारा लॉस परसेंट। P% का मतलब प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट। अब कह रहा है हमें सवाल में किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसे 70 रुपये बेचने पर लाभ होगा। यानी कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों बराबर है। ये हानि परसेंट और ये लाभ परसेंट दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों पद बराबर होंगे तो इनके सामने वाले भी तो हम बराबर रख सकते हैं आपस में। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लिखेंगे, ये वाली समीकरण लिख रहा हूँ मैं बस, क्योंकि हमें L% बराबर P% दोनों बराबर दे रखा है। तो यह वाली इक्वेशन हमारी इस प्रकार आएगी, CP माइनस 50 बटे CP इंटू 100 बराबर किसके, ये वाली इक्वेशन के 70 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 100 से ये 100 डायरेक्ट कट जाएगा, CP से CP यहाँ पर आप डायरेक्ट काट देंगे। अब ये माइनस का CP है, बराबर के उधर जाके प्लस का CP हो जाएगा। तो CP प्लस CP हो जाएंगे हमारे पास 2CP, और ये माइनस का 50 है, बराबर के उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा। तो 70 और 50 हो जाते हैं हमारे पास 120। तो CP बराबर आ जाएगा हमारे पास 120 बटे 2, यानी कि CP बराबर 60। बेसिक सवाल है, आपको यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर आराम से कर देनी है। CP बराबर आ गया हमारे पास 60 और हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। जब CP बराबर आपके पास यहाँ पर 60 आ गया है, तो अब आप यहाँ पर लाभ या हानि जो भी हुआ होगा कहीं पर भी आप यहाँ पर CP की वैल्यू रख देंगे। यदि आप CP की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पर आपके पास CP की वैल्यू 60 आई, आप इस इक्वेशन से यहाँ पर CP की वैल्यू रख दीजिए। तो 70 माइनस 60 हो जाएगा हमारे पास। हमें यहाँ पर पेन चलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 70 माइनस 60 हो जाएगा हमारे पास 10। तो 10 बटे 60 गुणा 100, 10 बटे 60 गुणा 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 बटे 6, यानी कि 50 बटे 3। और जब हम इसे करेंगे तो 16 सही 2 बटे 3 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपको जो दिख रहा है 16 सही 2 बटे 3, इस प्रकार आप अपने पेपर में भी इसे सही करेंगे। तो 16 सही 2 बटे 3 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमें अगले सवाल में यहाँ पर रिक्त स्थान पे कौन कौन से वर्ड आएंगे वो बताना था। तो ये सीरीज हमारी किस प्रकार चल रही थी, ABCC, फिर ABCC, इस प्रकार हमारी ये सीरीज चल रही थी। तो ABCC हमें किससे मिलेगा, ऑप्शन थर्ड में हमें दिख रहा है CBACCC।
आपको यहाँ पर जिसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, एक एक वर्ड उठाना था। सी यहाँ से जब आप उठाओगे, फिर उसके बाद बी उठाओगे, फिर उसके बाद ए उठाओगे, फिर उसके बाद सी उठाओगे। तो ये जो हमारी श्रृंखला बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी? ए बी डबल सी, ए बी डबल सी। आपको दिख रहा होगा ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, फिर ए बी, फिर डबल सी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन थर्ड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। हमें इन चार ऑप्शन में विषम संख्या को यहाँ पर चुनना था। तो चार ऑप्शन है, हमें यहाँ पर विषम ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। विस्थापन, त्वरण और वेग हम सभी को पता है साइंस में क्या हो जाती है, हमारी सदिश राशियाँ। वहीं बात करें दूरी की, तो दूरी हो जाता है हमारा अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिन्हें ज्ञात करने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, और अदिश में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार हमारा जो दूरी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, वो भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पासे पर ए बी सी डी ई एफ अंकित हैं, तो दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि एफ के विपरीत क्या है। हमें यहाँ पर बताना है एफ के विपरीत क्या आएगा। चार ऑप्शन है आपके पास, बेसिक सा सवाल है, बिना पेन चलाए आप ऑप्शन से इसी तरह एलिमिनेट करेंगे। देखिए एफ के विपरीत में हमें पता है डी और ए बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एफ के साथ हमें चित्र में एक साथ दिख रहे हैं। तो डी और ए मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, तो डी यहाँ से कट हो चुका है। वहीं फिर एफ के साथ ए और सी है, तो आपको पता है ए और सी एफ के विपरीत बिल्कुल नहीं आएंगे, तो ए और सी भी नहीं आएंगे, तो सी भी हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है एफ के साथ ई और सी, यानी कि ई और सी भी एफ के विपरीत नहीं है। मैंने कहा ई और सी भी एफ के विपरीत नहीं है, तो अब आपके पास बी बचता है। तो इसी प्रकार बी सी ए लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जब तीन ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं तो चौथा बी जो होगा एफ के विपरीत होगा। इस प्रकार आप एलिमिनेट करके इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बेसिक सा सवाल था। यहाँ पर देखिए 175 में जब आप 30 जोड़ेंगे तो 205 हो रहा है, तो इसी प्रकार 205 में आपको 30 जोड़ना था, 235 इसने आंसर हो जाना है। इस प्रकार जैसे आपको दिख रहा होगा 235 में 30 जुड़ के 265 हो रहा है, 265 में 30 जुड़ के ये 295 हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 115 हमारे पास, एक विशेष नियम के आधार पर बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें वो बतानी थी। 8, 43, 7 हमें यहाँ पर दिया है, 10, 100, 12 यहाँ पर दिया है, 6, 31 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है। तो ये किस प्रकार हो रहा था, जब आप 8 में से 1 कम करेंगे और इस 7 में से 1 कम करेंगे, 8 में से 1 कम करके हो जाता है आपके पास 7, और 7 में से 1 कम करके हो जाता है आपके पास 6। आपको इन दोनों नंबरों की गुणा करनी थी और +1 करना था। तो 6 गुणा 7 जब मैं करूँगा तो 42, और उसमें एक और जोड़ोगे तो आप 43 आपके पास यहाँ पर बीच वाली संख्या आ रही थी। इसी प्रकार 10 में से 1 कम करोगे तो 9 आ जाएगा, 12 में से 1 कम करके हमारे पास 11 आ जाता है। इन दोनों को गुणा करके फिर इसकी तरह +1 जोड़ना था, तो 11 गुणा 9 करके हमारे पास होता है 99, और उसमें 1 जोड़ोगे तो ये बीच का 100 हमें मिल जाएगा। अब इसी प्रकार 6 में से आपको 1 कम करना है 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और आपको पता नहीं है कि हमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम वर्ड रखें। तो आपको पता है 6 में से 1 करके 5, और यहाँ पर 5 में किसकी गुणा करके 30 आएगा। 30 क्यों आएगा, लिखा तो 31 है, पर 31 तो वो एक जोड़ जोड़ के बना होगा इनकी तरह, तो यानी कि 1 कम करो पहले इसमें से, ये हो जाएगा हमारा 30। और यहाँ पर 6 में से हमें 1 कम करना है, तो वो 6 में हम कितने की गुणा करें कि 30 आ जाए, तो आप बताएंगे। यहाँ पर 5 में हम कितने की गुणा करें कि 30 आ जाए, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 की गुणा, तो यानी कि 6 की गुणा करने पर इस 5 में 30 आ जाएगा। पर इस 6 में जैसे इस 11 का अंदर 12 बना है, तो इसी प्रकार ये 6 का अंदर 7 बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 7 आ जाएगा। 116 हमारे पास, निम्न में से विषम अक्षर को चुनिए। हमें यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट दिए हैं और हमें इसमें से विषम अक्षर बताना है। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन बी में डी को छोड़ के बाकी सारे हमारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में स्वर आ जाते हैं। 117 प्रदीप 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने ऑफिस जाता है, जबकि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसे आने तथा जाने में कुल 45 मिनट लगते हैं। तो प्रदीप के घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। टोटल टाइम उसे लग रहा है 45 मिनट, और प्रदीप
15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने ऑफिस जा रहा है और लौटते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, यानी कि सेम दूरी तय हो रही है। तो हमारे पास हो जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले हम जाने का प्रदीप की यहाँ पर डिजिट नोट करेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब वो ऑफिस जाने की यहाँ पर बात हो रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो चाल बराबर दूरी हमने माना d और समय लिया उसने t1। आपको यहाँ पर यही समझना है, समय भी नहीं पता है और दूरी भी नहीं पता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय इस प्रकार हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप t को वहाँ ले जा लिए और 15 को नीचे लाइए, तो आपका हो जाएगा ये t1 बराबर d/15। तो ये हमारी बन जाएगी पहली इक्वेशन, t1 बराबर d/15। इसी प्रकार अब वो जब घर वापस जा रहा है तो उसकी चाल हो रही है 12 किलोमीटर, तो यहाँ पर 15 की जगह पर 12 आ जाएगा, दूरी हमारी सेम रहेगी और समय हम मानेंगे t2 आपने यहाँ पर समय मान लिया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह t2 बराबर d/12 आ जाएगा। इसी प्रकार t2 बराबर d/12। अब आपको पता है यहाँ पर उसने जाने में कुछ समय लिया और आने में उसने कुछ समय लिया, और हमें क्वेश्चन में दिया है वो टोटल समय है कितना आने और जाने में, 45 मिनट। अब सवाल को यहाँ पर ध्यान देना है, सवाल चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में और समय दिया है उसने मिनट में, तो मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे, तो कुल समय कितना लग रहा है हमारा 45 मिनट। तो कुल समय यानी कि t1 प्लस t2 बराबर 45। अब 45 मिनट है, मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा ये। तो t1 प्लस t2 बराबर 3/4। अब t1 की वैल्यू d/15 और t2 की वैल्यू d/12, d/15 बटे d/12 बराबर हो जाएगा हमारा 3/4। अब इसके बाद आपको एलसीएम लेना है, हमारे पास 60 आ जाएगा, तो 4 बार जाएगा 4d प्लस 5 बार जाएगा 5d बराबर हो जाएगा 3/4। तो 4d और 5d को जब मैं जोड़ूंगा तो 9d हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर बनेगा 9d/60 बराबर 3/4। अब आपको पता है 60 को मैं उधर ले जाऊंगा और ये 9 को इनके डिवाइड में लाऊंगा, तो ये हो जाएगा d बराबर 3 × 60 डिवाइड में 9 × 4। अब आप इसको आराम से यहाँ पर काट देंगे, 3 से ये 3 बार चला जाएगा और 3 से ये 20 बार चला जाएगा, 4 से 20 5 बार कट जाता है, तो d बराबर हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2017 के कैलेंडर के समान होगा। हमें कह रहा है इन 4 ऑप्शनों में कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसका कैलेंडर वर्ष 2017 के समान होगा। समान होगा का मतलब यदि 1 जनवरी 2017 को मंडे पड़ रहा है तो इसके बाद कौन सा वो सन होगा जिसकी 1 जनवरी को मंडे दोबारा पड़ेगा। तो आपको पता है यदि आज मंडे है तो 7 दिन बाद ही मंडे आता है। अब हम 1 जनवरी 2017 के बाद यदि हम 18 में जाएंगे, 2018 में जाएंगे 1 दिन बढ़ेगा, फिर 2019 में जाएंगे 1 दिन बढ़ेगा, फिर 2020 में जाएंगे तो हमारा 1 दिन बढ़ेगा, पर 2020 से जब हम 2021 में जाएंगे तो हमारी 29 दिन की फरवरी बीच में पड़ती है, तो आपको यहाँ पर बताना है 2 दिन बढ़ेगा। फिर 22 में हमारा 1 दिन बढ़ता है और इसी प्रकार हमारा 23 में 1 दिन बढ़ेगा, 1 2 3 और 2 5 6 7, यानी कि जो 23 का कैलेंडर होगा वो हमारा 2017 के समान होगा, क्योंकि 23 में हम कब पहुँच रहे हैं, 7 दिन बाद। आपको यहाँ पर यही समझना है। 17 से 18 में आप जाएंगे 1 दिन बढ़ रहा है, यानी कि मंडे से मंगलवार हो जाएगा, फिर यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब 21 में 2 दिन बढ़ रहे हैं तो शुक्र शनि, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका शनिवार, फिर इसी प्रकार यहाँ पर रविवार, और जब हम 2023 का कैलेंडर वर्ष देखेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाता है सोमवार। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर ये 2023 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको करने का दूसरा तरीका एक ये है, या तो आप चीज़ों को याद कीजिए, जब आपका यहाँ पर लीप ईयर +1 साल दिया हो और हमसे बोला हो अगला सेम कैलेंडर कब आएगा, तो आप 6 वर्ष सीधे सीधे उसमें जोड़ देंगे। जब लीप ईयर
2 दिया हो तो आप वहाँ पर 11 वर्ष जोड़ देंगे। जब लीप ईयर +3 वर्ष हो तो आप वहाँ पर 11 वर्ष जोड़ देंगे, और जब खुद लीप ईयर हो तो आप वहाँ पर 28 साल जोड़ देंगे। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यदि आपको इस बेसिक तरीके से ना करना हो तो आप ये चीज़ें यहाँ पर याद कर सकते हैं। यदि आपको कह रहा है लीप ईयर +1, आपको पता है 2016 हमारा लीप ईयर हो जाता है, और +1 जो कि हमारे इस सवाल में यानी कि 2017 लीप ईयर +1 इस हिसाब से यहाँ पर कह रहा है, तो आप डायरेक्ट अगला कैलेंडर वर्ष सेम कब होगा तो आप उस सन में डायरेक्ट 6 जोड़ देंगे, यानी कि 2017 में आप 6 जोड़ेंगे डायरेक्ट बिना पेन चलाए, आपको 2023 हमें आंसर मिल जाएगा। परंतु उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और एक है हमारा यहाँ पर बेसिक तरीका, जैसे यहाँ पर 2018 दिया होता, सन 2018 दिया होता, तो ये हो रहा है हमारा 2016 लीप ईयर, तो लीप ईयर +2 हो रहा है, तो लीप ईयर +2 के लिए हमारे पास 11 आ जाता है, यानी कि 2018 का सेम कैलेंडर हमारा कितने वर्ष बाद आ जाएगा, इसमें आप 11 जोड़ देंगे 2029 में। तो इस प्रकार आपको, आप चाहे तो ये भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक तैराक धारा के साथ 42 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है तथा धारा के विरुद्ध 45 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है। तैराक की स्थिर जल में चाल क्या होगी? हमें यहाँ पर बोला गया एक तैराक धारा के साथ, यानी कि एक तो तैरने वाले की खुद की स्वयं की चाल होगी, और एक नदी यानी कि धारा की स्वयं की चाल होगी यहाँ पर। तो मान लीजिए उसकी खुद की चाल है x, जो कि हमें निकालनी भी है। तैराक की खुद की चाल है x और धारा की चाल है y। ये क्या हो जाएगी हमारी धारा की चाल, ये हो जाएगी उस तैराक की चाल। अब वो कह रहा है धारा के साथ, यानी कि x + y चाल बराबर हो जाता है हमारा दूरी बटे समय। 42 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में, दूरी बटे समय, ये कट के आ जाएगा 6। x + y बराबर हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। और धारा के विरुद्ध यानी कि x - y बराबर हो जाएगा हमारा 45, चाल बराबर दूरी, दूरी 45, समय है 9, तो ये 5 से कट गया, यानी कि x + y बराबर 6 और x - y बराबर 5। हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी कि x क्या माना था हमने, तैराक की चाल। तो आप इसको आराम से यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर है ये हमारे पास, आप इसको यहाँ पर मिटा सकते हैं 42/7, ताकि आप यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सके। अब x + y बराबर 6, x - y बराबर यहाँ पर 5, तो 6, इससे मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा दोनों इक्वेशनों को, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 11/2, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर सीधे सीधे हमें मिल जाएगा। आपको चीज़ें बस यहाँ पर यही समझनी है, एक उस व्यक्ति स्वयं की चाल होगी उस व्यक्ति की, और एक होगी नदी जो उसे धकेल रही है। मान लीजिए नदी इस प्रकार नीचे को जा रही है, तो जब वो नीचे जाएगा तो तब तो वो नदी की चाल भी जुड़ेगी और उस आदमी की खुद की चाल भी जुड़ेगी। परंतु वही आदमी जब वापसी मारेगा और नदी नीचे को बह रही है, वो आदमी ऊपर को आएगा, तो कहीं ना कहीं उस आदमी की जो चाल होगी और ये नदी जो इधर को जा रही है, ये उसे पीछे पीछे धकेलेगी। इसीलिए यहाँ पर माइनस किया गया है सेकंड वाली इक्वेशन में। आपको यहाँ पर ये समझना है। अगला सवाल है हमारे पास, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में यदि 30% अंक लाता है तो 30 अंक से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक लाता है तो उसके 50 अंक अधिक आ जाते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? यानी कि वो परीक्षा टोटल कितने नंबर की है, हमें उस सवाल में ये पूछा गया था। तो हमें कह रहा है, मान लीजिए टोटल अंक है हमारे पास x। अब एक विद्यार्थी को 30% मिल रहे हैं, तो x का 30% उसके नंबर आ रहे हैं। 30% को 30/100 मैंने लिखा। अब वो कह रहा है 30 अंक से फेल हो जाता, यानी कि यदि हम उसको 30 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा। एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये बन जाएगी। अब उसी विद्यार्थी के लिए कह रहा है कि यदि उसे 50% अंक मिले होते इस x का उसको 50% अंक वो लाया होता, तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा ले आया है? 50 नंबर ज़्यादा। तो यानी कि ज़्यादा वाले के अगर मैं 50 नंबर कम कर दूंगा तो वो करेक्ट पासिंग मार्क्स पे रहेगा। तो आप ये दोनों हमारे नंबर यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे हो जाएंगे? फिर से यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति यदि टोटल अंक है x, जो कि हमें यहाँ पर अधिकतम अंक पूछ रहा है, आपने माना x है। अब एक व्यक्ति को x का 30% मिला है और उसके बाद वो कह रहा है कि वो व्यक्ति 30 नंबर से फेल हो गया। तो यदि उसे 30 नंबर और मिल जाते, हमने यहाँ पर उसको 30 नंबर और दे दिया, यानी कि प्लस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसी प्रकार उसी व्यक्ति को यदि वो कह रहा है 50% लाता
तो उसके पासिंग मार्क्स से 50 अंक ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा वाले के हमने यहाँ पर कम कर दिए। कम क्यों किए? ताकि ये बराबर हो जाए। जिसको ज़रूरत थी उसको 30 दे दिए और जिसके ज़्यादा हैं उसके ले लिए, जिससे दोनों इक्वेशन यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x/10 प्लस 30 बराबर, यहाँ पर भी 0 से 0 आप काट देंगे, 5x/10 माइनस 50। अब संख्या वाले पद एक साइड ले लीजिए और x वाले एक साइड। 50 माइनस का है, बराबर के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इस 30 में जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 80। और यहीं पर 5x/10 में से मैं 3x/10 को माइनस करूँगा तो 2x/10 बचेगा। अब इस 2 से जब आप इस 10 को काटेंगे 5 बार चला जाएगा और ये 5 80 के साथ यहाँ गुणा में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 गुणा 5, 400। 400 अंक टोटल परीक्षा में थे, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बस यहाँ पर यही चीज़ें समझनी है। अगला सवाल है हमारे पास, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 11/1/9% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर वास्तविक लाभ पूछ रहा है और कह रहा है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 11/1/9% लाभ पर बेचता है। तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर दिया है 11/1/9%, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100/9%। अब 100/9% है तो परसेंटेज को आप यहाँ पर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 1/9। अब 1/9 को आपको यहाँ पर क्या समझना है? एक जो है वो हो जाएगा हमारे पास लाभ, और 9 क्या हो जाएगा हमारे पास? SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब आपको पूछ रहा है वास्तविक लाभ यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज में बताना है वास्तविक लाभ। तो आपको लाभ परसेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है SP माइनस CP/CP इंटू 100। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो 1 है वो लाभ है और ये 9 है वो SP है। तो लाभ हमारे पास क्या होता है? SP माइनस CP। तो SP माइनस CP आप 9 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर SP की वैल्यू है 9 और लाभ की वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस CP। तो ये CP अब बराबर के इधर ले जाऊँगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि CP तो आ जाएगा हमारे पास 8। SP हो जाएगा 9, लाभ हो जाएगा 1, CP हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर देखिए SP माइनस CP, 9 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास 1, CP हो जाएगा हमारे पास 8 गुणा 100, यानी कि आप 100 को जब मैं इस 8 से भाग दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 12/1/2%। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आपको यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 11/1/9% लाभ पर बेचता है और वास्तविक लाभ यहाँ पर हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ये चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर परसेंटेज में है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो हमें लाभ दिया है परसेंट में, पहले उसे आप सिंपल फॉर्म में लाएंगे 100/9%। 100/9% को आप यहाँ पर सीधे सीधे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/9 आएगा। ये 1 होता है हमारा लाभ और 9 हो जाएगा हमारे पास SP। लाभ और SP आपको यहाँ पर पता है तो आप यहाँ पर CP आराम से निकाल देंगे। कैसे? लाभ कब होगा? जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचेंगे और उसमें से जो आपने वो चीज़ कम में खरीदी उसे माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर CP मिल जाएगा। और लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, ये हमारे पास आ जाता है SP माइनस CP/CP इंटू 100। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा 12/1/2। अगला सवाल है हमारे पास, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के बराबर में हो जाए। हमें कह रहा है किसी व्यक्ति का वेतन 20% पहले बढ़ रहा है, अब उसके बाद कह रहा है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करी जाए कि उस व्यक्ति का वेतन फिर से उतना ही हो जाए। तो इस प्रकार के सवालों को मान लीजिए आपने कहा वेतन है हमारे पास 100 रुपये, उस व्यक्ति का वेतन है 100 रुपये, अब वो 20% बढ़ रहा है तो वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आपको यहाँ पर यही समझना है। अब वो कह रहा है 120% में मैं कितने की कमी करूँ कि 100 आ जाए दोबारा। तो मान लीजिए आपने x की कमी करी, 120 का कितना प्रतिशत 100 होता है? आप बोलेंगे x प्रतिशत मान लीजिए 100 होता है।
अब आप कैसे करेंगे, x बराबर आ जाएगा 100 गुणा 100 बटे 120। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 बटे 12, 1000 बटे 12। इसे हम सॉल्व करेंगे 500 बटे 6, 250 बटे 3 ये आ जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 83 पॉइंट समथिंग, यानी कि 120 का कितना प्रतिशत होता है, 100, 83 पॉइंट समथिंग। तो अब उसने बोला कितने की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की। तो आपको पता है 120 अपने आप में पूरा 100% है। अब 100 को बनाने के लिए 100 120 का कितना परसेंट होता है, 83। तो आप बताएंगे 83 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर आप बताएंगे आप 100 से इस 83 पॉइंट समथिंग को जब माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 16 सही 2/3। इतने प्रतिशत की जब आप कमी कर देंगे तो हमारा यहाँ पर वेतन पुनः उतना ही हो जाएगा। आपको यहाँ पर बेसिक सी चीज़ समझनी है। किसी व्यक्ति का वेतन है मान लीजिए 100, अब 20% बढ़ गया तो वो हो गया उसका वेतन हमारे पास 120। अब वो कह रहा है 120 में मैं कितने परसेंट की कमी करूं कि दोबारा 100 हो जाए। तो आप यहाँ पर बताएंगे 16 सही 2/3% की कमी करने पर दोबारा वो 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इस सवाल का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारे पास, मोनिका तथा राधिका के पास कुछ रुपए हैं। यदि मोनिका राधिका को 1 रुपये देती है तो राधिका के पास मोनिका से दुगने रुपए हो जाते हैं। यदि राधिका मोनिका को 1 रुपये देती है तो दोनों के पास बराबर रुपए हो जाते। तो बताइए दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए थे। बेसिक सा सवाल है, चीज़ों को कैसे करना है आपको सवाल में जो बोला गया है आपको वो नोट करना है। मोनिका और राधिका के पास कुछ रुपए कह रहा है। अब वो कह रहा है यदि मोनिका, मान लीजिए मोनिका के पास m रुपए थे और राधिका के पास r रुपए थे। m और r आपके सहजता के लिए यहाँ पर माना गया है। तो मान लीजिए m रुपए इसके पास थे, r रुपए इसके पास थे। अब वो कह रहा है यदि मोनिका राधिका को 1 रुपये देती है, मोनिका और यहाँ पर राधिका। अब वो कह रहा है मोनिका राधिका को 1 रुपये दे रही है, यानी कि राधिका का 1 रुपये बढ़ रहा है और मोनिका का 1 रुपये कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है फिर, राधिका के पास मोनिका से दुगने रुपए हो जाते हैं, राधिका के पास मोनिका से दुगने रुपए हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाता है हमारा, और ये 1 इधर आ जाएगा, 2m - 3 बराबर r। तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन और सवाल हो चुका है हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब उसके बाद कह रहा है यदि राधिका मोनिका को 1 रुपये दे दे, राधिका मोनिका को 1 रुपये दे दे तो मोनिका पे 1 बढ़ जाएगा और राधिका पे 1 कम हो जाएगा। तो दोनों के पास बराबर रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई चीज़ गुणा नहीं करना है, दोनों के पास बराबर रुपए हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, r को मैं उधर ले जाऊँगा और 1 को, या फिर आप r को यहीं पर रहने दीजिए और m को इधर ले आइए, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, r - m बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ से या तो आप r बराबर 2 + m रख लीजिए, ये इक्वेशन इस प्रकार। अब r बराबर 2 + m आ चुका है तो इस वाले r के मान को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो ये आ जाएगा 2m - 3 बराबर 2 + m। अब 2m है, ये m प्लस का है, बराबर के इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2m में से 1m कम करूँगा तो 1m बचेगा। वैसे ही -3 है, बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2 + 3 हो जाएगा 5, यानी कि मोनिका के रुपए की संख्या तो हमें मिल चुकी है 5। अब आप किसी भी इक्वेशन में m की वैल्यू रख देंगे तो आपको r मिल जाएगा, आप इसी में रख दीजिए। तो यानी कि जब m बराबर 5 है उसमें +2 जोड़ोगे तो राधिका के पैसे हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 7 रुपये। तो r बराबर आ जाएगा हमारा 7। हमसे दोनों के टोटल पैसे पूछे थे तो आप बताएंगे m बराबर 5 और r बराबर 7। तो ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 12 रुपये। अगला सवाल हमारे पास, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसमें से एक महत्तम आकार का वृत्त काटा गया, शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। सवाल में हमें कह रहा है हमारे पास एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त कैसे बनता है, इस प्रकार, और हमें त्रिज्या दी गई है यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, और इस वृत्त में से महत्तम आकार का यानी कि सबसे बड़े आकार का वृत्त इसी प्रकार काटा जाएगा। तो ये वृत्त में से जब हम इतना गोला काट देंगे तो उसके बाद जो ये बच रहा है हमें वहाँ का क्षेत्रफल बताना है शेष भाग का।
तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, उस पाई आर स्क्वायर को हम 2 से भाग दे देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 7 और 2 को गुणा करके आप 1/14 को यहाँ पर काट देंगे, 7 दूनी 14, जिससे वो एक ऊपर का 14 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 308। इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया 308। अब आपको पता है ये जो त्रिज्या है वो इस बड़े वृत्त के लिए है, परंतु वही त्रिज्या इस पूरे के लिए व्यास का काम करेगी। तो इस वृत्त के लिए जो 14 हो जाएगा वो व्यास हो जाएगा। तो उस व्यास के लिए, इस वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर 7, क्योंकि ये पूरा तो व्यास हो जाएगा। व्यास कैसे किया हमने, इस प्रकार, जैसे ये 14 यहाँ पर है, इसी प्रकार यहाँ तक इस वृत्त के लिए तो ये 14 यहाँ पर त्रिज्या का काम करेगी, परंतु इस छोटे गोले के लिए ये पूरी रेखा आ रही है जो कि हमारा व्यास होता है। हमें उस व्यास को आधा करना पड़ेगा, यानी कि r बराबर 7। इस गोले के लिए हम r बराबर 7 लेंगे और वो फॉर्मूला याद है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, 7 गुणा 7। तो 7 से 7 आप जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 154। अब आपको क्या करना है, बस ये 308 में से 154 को यहाँ पर माइनस कर देना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। माइनस क्यों करना है, आप चीज़ों को यहाँ पर समझिए। पहले पूरे अर्धवृत्त का, इस गोले को बीच वाले को मत देखिए, पूरे अर्धवृत्त का, इस पूरे का हमने क्षेत्रफल निकाला, कितना आया 308। अब उस क्षेत्रफल में से इस टुकड़े का क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो ये जो बीच में बचेगा वो हमें मिल जाएगा। हमें वहाँ पर वही बताना था। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल पूरे का कितना आया 308 और इस गोले का कितना आया हमारे पास 154। तो बस 308 में से 154 को आप घटा देंगे तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 125 से एक बर्तन में 20 लीटर दूध है। यदि इस दूध में कुल 25% पानी मिला हो तो बताइए इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात बराबर हो। हमें कह रहा है 20 लीटर दूध है किसी बर्तन में, यानी कि टोटल विलियन हमें दिया है 20 लीटर और इस दूध में 25% पानी है। तो यानी कि वाटर कितना है 20 का 25% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 लीटर तो है पानी और 15 लीटर है हमारे पास मिल्क। उस विलियन, उस 20 लीटर वाले में 15 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है। और अब वो कह रहा है कि कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात बराबर हो जाए। तो दूध तो अपनी जगह पर सेम रहेगा, मिल्क अपॉन वाटर का अनुपात जो है बराबर हो जाए, यानी कि 1:1 हो जाए। तो मिल्क अपनी जगह पर सेम रहेगा, हमें पानी मिलाने के लिए कह रहा है। तो मिल्क तो 15 का 15 ही रहेगा और पानी हमने माना x लीटर मिलाया। तो पहले कितना था पानी 5 लीटर प्लस x लीटर और उनका अनुपात बराबर रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 15 बराबर 5 + x। अब ये 5 बराबर के इधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 10, यानी कि 10 लीटर यदि हम पानी और मिलाते हैं तो उनका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 126 हमारे पास एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर कुछ बच्चे एक निश्चित बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक आधे चक्कर के बाद एक लड़का तथा प्रत्येक एक चक्कर के बाद एक लड़की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। यदि 5वें चक्कर की दौड़ में केवल एक ही लड़की पूरी कर पाती है तो बताइए कितने बच्चों ने दौड़ना प्रारंभ किया। सवाल हमें बड़ा लग रहा है पर है बेसिक सा सवाल। आपको चीज़ें बस जैसे जैसे सवाल में कही गई है वो नोट करनी है। हमें कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क के चक्कर लगाते हुए कुछ बच्चे एक निश्चित बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी कि मान लीजिए वो इधर से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, इस प्रकार वो दौड़ रहे हैं, पूरा चक्कर इस प्रकार लगेगा। अब वो कह रहा है प्रत्येक आधे चक्कर के बाद एक लड़का तथा प्रत्येक एक चक्कर के बाद एक लड़की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। वो कह रहा है जब मैदान का आधा चक्कर हो रहा है तो पहले एक लड़का बाहर हो रहा है और हर आधे चक्कर में एक लड़का बाहर हो रहा है और एक पूरे चक्कर में एक लड़की बाहर हो रही है। तो मैदान का जब आधा चक्कर में एक लड़का बाहर हो रहा है तो उसी मैदान के पूरे चक्कर में कितने लड़के बाहर होंगे 2। और वो कह रहा है साथ साथ पूरे चक्कर में एक लड़की और बाहर हो रही है, यानी कि उस एक चक्कर में टोटल 3 बच्चे
बाहर हो रहे हैं। आपको यहाँ पर ये समझना है, एक चक्कर में 3 बच्चे यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की। लड़की वो कह रहा है क्योंकि एक पूरे चक्कर के बाद एक लड़की दौड़ से बाहर हो रही है, और लड़कों के केस में आधे चक्कर में ही एक लड़का बाहर हो जा रहा है। तो जब आधे में एक लड़का बाहर हो जा रहा है तो पूरे में 2 लड़के बाहर हो रहे हैं। और लड़की के केस में वो कह रहा है पूरे चक्कर में सिर्फ एक ही लड़की, तो 2 लड़के और 1 लड़की, पूरे एक चक्कर में आप कहेंगे 3 लोग बाहर हो रहे हैं। अब वो पूछ रहा है यदि 5वें चक्कर की दौड़ केवल एक ही लड़की पूरी कर पाती है तो बताइए कुल कितने बच्चों ने दौड़ना प्रारंभ किया था। अब वो कह रहा है 5वें चक्कर की दौड़, तो अब 5वें चक्कर तक जाना है तो पहले तो आप 4 चक्करों में वो जो लड़के बाहर हुए उनकी संख्या निकाल देंगे। एक में 3 है तो 4 में हो जाएगा हमारे पास 12। यानी कि जब 4 चक्कर इस प्रकार पूरे हो गए, 1 2 3 और ये 4 चक्कर पूरे हो गए तो उसमें थे 12 बच्चे बाहर हो गए। अब पूरे मैंने कहा यहाँ से जब आप घुमा के इस प्रकार आएंगे, अब यहाँ पर तो आपके हो चुके हैं 12 बच्चे बाहर 4 चक्करों में। अब 5वां चक्कर जब शुरू होगा तो आधे तक तो एक लड़का बाहर हो जाएगा, हर आधे चक्कर में एक लड़का बाहर हो रहा है, 12 + 1 तो ये लड़का हो रहा है। और वो कह रहा है दौड़ सिर्फ एक लड़की पूरी कर रही है, यानी कि एक लड़की यहाँ पर अभी भी दौड़ रही होगी तो प्लस 1 और हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 14 बच्चों ने दौड़ना प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चीज़ों को समझिए, एक चक्कर में 3 बच्चे बाहर हो रहे हैं, 5वें चक्कर की दौड़ तक केवल एक ही लड़की पूरी कर पाती है। तो पहले तो आप 4 चक्करों में कितने बच्चे बाहर हुए, 12 सीधे सीधे निकाल देंगे। अब सारा खेल है हमारे 5वें चक्कर का, वहाँ पर हमें चीज़ें समझनी है। यहाँ से शुरू करते हुए यहीं पर एक चक्कर हम गिन रहे हैं, तो 4 चक्कर तो खत्म हो गए। 5वें चक्कर पे आपको ध्यान देना है, 5वां चक्कर शुरू हो चुका है, आधे चक्कर में हमारा एक लड़का बाहर हो जाएगा। अब जो दौड़ पूरा कर रही है वो सिर्फ एक लड़की कर रही है। अब आप सोचेंगे कि हर एक पूरे चक्कर में तो 2 लड़के बाहर हो रहे थे। आप यहाँ पर समझिए, लास्ट चक्कर बचा है, आधे में आधा लड़का बाहर हो जाएगा। यदि आप दौड़ पूरा करने पर पहले के चक्करों की तरह 2-2 लड़के जोड़ेंगे तो यहाँ पर ना वो हमें उसने सीधे सीधे दिया है दौड़ कौन पूरा कर रही है, सिर्फ एक लड़की। यानी कि जो लास्ट में चक्कर है उसमें सिर्फ एक ही लड़का बचा था जो कि यहाँ पर बाहर हो जाएगा। एक और लड़का होता तो उसका रुकने का टर्न यहाँ पे था, जबकि आपको पता है यहाँ पर दौड़ खत्म हो रही है। आपको चीज़ें यहाँ पर यही समझनी है, इसीलिए यहाँ पर आखिरी चक्कर में लड़का नहीं आएगा, सिर्फ आखिरी लड़की पूरा कर रही है। तो 12 लड़के वो हो गए जो 4 चक्करों में होंगे, 15वें चक्कर में एक लड़का ये हो जाएगा 13, और जो लड़की पूरा कर रही है 14। तो टोटल बच्चे हो जाएंगे हमारे पास 14। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 127 है, किसी खास नियम के आधार पर बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये हमारा किस प्रकार सॉल्व हो रहा था। आपको यहाँ पर क्या करना है, 7 का स्क्वायर हो रहा था 49 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। तो बस इस 49 में से 9 को माइनस करना था, बीच वाला नंबर हमें यहाँ पर मिल रहा था। ऐसे ही 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, और 5 का 25। तो इस 64 में से आप 25 को घटाएंगे तो 39 हमारे पास आ जाएगा। यही वही आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। यदि आप 9 यहाँ पर नंबर रहेगा तो 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 81। अब उस 81 में से 4 का स्क्वायर 16 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65। तो इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सीधे सीधे आंसर। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी आकृति इन चारों में से इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये वाली आकृति इसे पूरा कर देगी यहाँ पर। अगला सवाल हमारे पास, एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर लड़का है और पश्चिम की तरफ 25 मीटर चल रहा है। उसके बाद कह रहा है दाएं को मुड़कर 10 मीटर जाता है। अब इधर देख रहा है तो दाएं मुड़कर 10 मीटर वो चल रहा है। फिर कह रहा है दाएं को मुड़कर 15 मीटर जाता है, यहाँ पर 15 मीटर वो चल रहा है। फिर दाएं को मुड़ता है, यानी कि अब वो इधर देख रहा है और 135 डिग्री पर चलता है। अब डिग्री की हमसे बात कर रहा है तो 90 डिग्री तो यहाँ तक हो जाएगा और 135 डिग्री इसी प्रकार यहाँ कोने में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, हमसे दिशा पूछ रहा है वो अंत में किस दिशा में चल रहा है। तो इस कोने में हमारी कौन सी दिशा जाएगी, तो वहाँ पे हो जाता है, उस तरफ हो जाता है आपका पश्चिम, नीचे हो जाता है दक्षिण। तो
दक्षिण पश्चिम हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। संख्या 51, 09, 23, 86, 74 अंकों की संख्या इस तरह अदली बदली की जाती है कि पहला और छठवां अंक, दूसरा और सातवां अंक अदला बदली करते हैं आपस में, बाकी अंक भी इसी तरह अपनी जगह बदलते हैं। पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। हमें यहाँ पर संख्या दी गई है और हमें कह रहा है पहला और छठा आपस में स्थान बदलते हैं, फिर दूसरा और सातवां आपस में स्थान बदलते हैं। इसी प्रकार ये अंक आपस में स्थान बदल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है ये हमारे पास टोटल 10 नंबर है, पहले 5 और फिर 6 से 10 तक आपको यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं। तो पहले नंबर का छठवें नंबर से अपना स्थान बदल रहा है, तो आपको छठे नंबर पर दिख रहा है 3 और यहाँ पर दिख रहा है 5, तो 3 और 5 इस प्रकार आ जाएंगे। 1 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 1, फिर 1 और यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, यानी कि 8 और 1 इस प्रकार बन जाएंगे। फिर आपको दिख रहा है 0 और 6, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6 और 0। फिर आपको दिख रहा है 9 और 7, यानी कि ये हो जाएंगे 7 और 9। फिर आपको दिख रहा है 2 और 4, ये हो जाएंगे हमारे 4 और 2। तो हमसे पूछ रहा है जो ये व्यवस्थित क्रम बना है उसके बाद दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा हमारे पास ये 0 मिल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मार्क्स जरूर कमेंट में यहाँ पर शेयर कीजिए।